जय हिंद दोस्तों। 1 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा तुहिन कांता पांडे। तो केंद्र सरकार ने माधवीपुरी बुच के स्थान पर तुहिन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अभी तक सेबी की अध्यक्ष थी माधवीपुरी बुच, अब उनके स्थान पर तुहिन कांता पांडे सेबी के अध्यक्ष बन गए हैं। माधवीपुरी बुच के बारे में आपको ये याद रखना है कि यह सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त और राजस्व सचिव के रूप में काम कर रहे हैं तुहिन कांता पांडे, लेकिन अब वो सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। सेबी के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 3 साल का होगा, यानी कि उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वह 1987 ओडिशा कैडर के IAS ऑफिसर हैं। बात करते हैं सेबी की, तो इसका फुल फॉर्म जरूर आप नोट कर लें। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, लेकिन 1992 में इसे वैधानिक निकाय बनाया गया था। सेबी भारत में पूंजी बाजार और कमोडिटी बाजार का नियामक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? S.A. दबे। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो शक्तिकांत दास, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं, उन्हें PM मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। विवेक जोशी चुनाव आयुक्त बने हैं। V. अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के महानिदेशक बने हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा BCCI के नए लोकपाल बने हैं और बहादुर सिंह सागू AFI के अध्यक्ष बने हैं। तो ये सारी नियुक्तियां आप नोट कर लें। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर ले। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी कर पर अगले 1 साल तक जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनकी PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स और जीके की ई बुक मिल जाएगी। तो मंथली करेंट अफेयर्स में फरवरी 2025 के करेंट अफेयर्स की ई बुक को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लॉन्च कर दिया गया है, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर आपको 13 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, जिसमें जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के करेंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले इसमें डिटेल से बताया गया है, फिर इसके साथ इसमें 500 करेंट अफेयर्स के MCQs भी इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका मासातो कांडा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB के 11वें अध्यक्ष के रूप में जापान के मासातो कांडा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने अध्यक्ष के रूप में मसासुगो अस्काबा का स्थान लिया है। बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास बैंक है और दोस्तों, भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है और एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को विकास और जलवायु वित्त के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये ऋण प्रदान करता है। इसके मेंबर कितने हैं? 69। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मांडलुआंग शहर, फिलीपींस में। चलिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। विश्व बैंक के MD और CFO कौन है? अंशुला कांत। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ। और विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युद्धपोत भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? आंसर हो जाएगा INS गुलदार। तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। तो इस फैसले के तहत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भारतीय नौसेना से रिटायर हुए INS गुलदार को वो अधिग्रहित करेगी और इसे सिंधु दुर्ग जिले के नेवाती रॉक्स के पास समुद्र में डुबोया जाएगा और उसे एक म्यूजियम की तरह डेवलप किया जाएगा। तो इस प्रकार से वहां पर पर्यटन बढ़ेगा। यह पहल भारत की पहली कृत्रिम रीफ बनाने के उद्देश्य से की जा रही है, इस बात को भी आप नोट कर लें। INS गुलदार की बात करें तो यह 83 मीटर लंबा कुंभीर श्रेणी का एक लैंडिंग शिप है। इसे 1985 में कमीशन किया गया था और 2024 में इसको रिटायर किया गया था। अब इसको एक म्यूजियम की तरह बनाया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम डिस्कस करते हैं, जैसे वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में, मंदिर संग्रहालय अयोध्या यूपी में, प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया जाएगा नई दिल्ली में और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय बनाया जाएगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट की सुपर मनी ने हाल ही में किसका अधिग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा भारत एक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट की सुपर मनी ने हाल ही में किसका अधिग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा भारत एक्स का। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट समर्थित UPI प्लेटफॉर्म super.money ने चेक आउट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म भारत एक्स का अधिग्रहण किया है। यानी कि जो सुपर मनी है उसने भारत एक्स का अभी हाल ही में अधिग्रहण किया है। और जो सुपर मनी है दोस्तों, यह एक UPI प्लेटफॉर्म है जो कि फ्लिपकार्ट के द्वारा समर्थित है। super.money भारत एक्स की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके UPI समाधानों को बेहतर बनाएगा। super.money अब भारत का छठवां सबसे बड़ा UPI प्लेटफॉर्म है, इस बात को आप याद रखिएगा। super.money फ्लिपकार्ट का एक भुगतान ऐप है। यह उपयोगकर्ताओं को UPI का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देता है, यानी कि इसके माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं UPI के माध्यम से। यह ऋण और धन प्रबंधन सेवाएं भी प्रदान करता है। अब यहां पर बात हुई है दोस्तों UPI की। तो UPI का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, तो UPI के माध्यम से आप बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी आप सभी लोग UPI के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? आंसर हो जाएगा इंडिया ने। तो भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में मालदीव को हरा करके तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 जीती है। साबा का मतलब क्या है? साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो इसके द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसको इंडिया की बास्केटबॉल टीम ने जीता है मालदीव को हराकर। यह प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित की गई थी 23 से 26 फरवरी 2025 के बीच में और इसका आयोजन नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर स्टेडियम में किया गया था। दोस्तों, भारतीय टीम जीत गई है। इसके साथ ही भारत ने चीन में होने वाले FIBA महिला एशिया कप के लेवल 2 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पहली साबा महिला चैंपियनशिप 2016 में काठमांडू नेपाल में आयोजित की गई थी जिसको श्रीलंका ने जीता था और दूसरा खिताब भी श्रीलंका ने जीता था। तीसरा किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। इस बात को आप नोट कर लें। बात हुई है यहाँ पर बास्केटबॉल की। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारतीय स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने अभी हाल ही में अपना 14वां एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। मोहन बागान ने भारतीय सुपर लीग यानी इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड 2025 का खिताब जीता है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं सौरभ घोषाल, तो उन्होंने ऑक्टेन सिडनी क्लासिक खिताब अभी हाल ही में जीता है। विराट कोहली सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं। रोहित शर्मा वनडे में दूसरे सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। मनु भाकर ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब अभी हाल ही में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा पुरी, ओडिशा में। तो दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा जी ने 28 फरवरी 2025 को पुरी, ओडिशा में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है।
जिसका उद्देश्य है सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अच्छे और अनुकरणीय प्रथाओं और नवाचार को बढ़ावा देना। यह सम्मेलन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित किया जाता है। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2013 में की गई थी। दोस्तों, भारत सरकार का एक लक्ष्य भी आप याद रखिएगा कि भारत सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो उदयपुर में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है। नो मनी फॉर टेरर विषय पर चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी जर्मनी के द्वारा की गई है। भारत के द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी IIAS के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया है और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई UAE में किया गया है। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन किया गया है। निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन गुवाहाटी असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन हैकमैन का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार मिला था? तो उन्हें 1972 और 1993 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था। दोस्तों, जीन हैकमैन एक अमेरिकी एक्टर रहे थे। उन्हें 2 बार ऑस्कर मिला है, 1972 और 1993 में। 2 बार वाफ्टा पुरस्कार मिला है और 4 बार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। यानी कि ये बहुत ही बड़े एक्टर थे अमेरिका के, तो उनका निधन हो गया है। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो 16 मई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। इसे एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। अमेरिका में होने वाला यह एक अवार्ड फंक्शन है, तो इसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कलाकार होते हैं या जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार सुशासन पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आधार सुशासन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, यानी इसको लॉन्च किया गया है। तो डिजिटल इंडिया पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार सुशासन पोर्टल को लॉन्च किया है। डिजिटल इंडिया पहल की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। आधार की बात हुई है तो आधार योजना की शुरुआत 28 जनवरी 2009 को हुई थी। यह भारत सरकार द्वारा जारी 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है और इसे UIDAI के द्वारा प्रबंधित किया जाता है और यह बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और जनसांख्यिकी डेटा पर आधारित होती है। देखिए, यहाँ पर एक पोर्टल की बात हुई थी, तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल डिस्कस करते हैं। तो सेबी के द्वारा भी हाल ही में RPT पोर्टल लॉन्च किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा स्कैन पोर्टल लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा मैप पोर्टल लॉन्च किया गया है। न्याय विभाग भारत सरकार के द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल लॉन्च किया गया है और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा कारोबार में आसानी पोर्टल लॉन्च किया गया है और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के द्वारा भू नीर पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत सरकार के द्वारा माइग्रेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में न्यू कुंभ इलो उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया गया है? तो यह नीसी ट्राइब यानी नीसी जनजाति के द्वारा मनाया गया है। तो दोस्तों, न्यू कुंभ इलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति का एक प्रमुख कृषि त्योहार है। इसमें समृद्धि की देवी न्यू कुंभ की पूजा की जाती है। नीसी जनजाति की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है और यह अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों में पाई जाती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव डिस्कस करते हैं। तो सदुला वथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। मेरा होउ चोंगबा उत्सव मणिपुर में, कटी बिहू त्यौहार असम में, फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में, फूल बालों की सैर उत्सव नई दिल्ली में, जास्कर उत्सव लद्दाख में, नुआखाई उत्सव ओडिशा में, कशूर रिवाज उत्सव और खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में, वेहदीन खलम महोत्सव मेघालय में, खर्ची पूजा उत्सव त्रिपुरा में, बैकासी विशाखम महोत्सव तमिलनाडु में और बाहुड़ा यात्रा और रज पर्व महोत्सव ओडिशा राज्य में मनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त भारत पत्रिका किस मंत्रालय की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका है जिसके पहले संस्करण का हाल ही में विमोचन किया गया है? आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा रक्षा मंत्रालय की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया गया है। तो यह 6 महीने में प्रकाशित की जाएगी और इस पत्रिका का नाम जरूर आप याद रखिएगा क्योंकि इसका पहला एडिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है? सशक्त भारत। ठीक है। तो इस पत्रिका में सशस्त्र बल कर्मियों की वीरता, देशभक्ति और बलिदान पर कविताएं शामिल की गई हैं। इसके अलावा और भी इसमें मटेरियल है जिससे आप सशस्त्र बलों के बारे में और भी जान सकेंगे। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में लॉन्च की गई हैं। जैसे द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को लिखा है पंकज मिश्रा ने। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज को लिखा है रघुवेंद्र तनवर ने। द अनयील्डिंग जज को लिखा है A.N. ग्रोवर ने। माई विल बैड लाइफ को लिखा है अमिताभ कुमार ने। स्पीकिंग विद द नेचर को लिखा है रामचंद्र गुहा ने। फ्रेंड इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को लिखा है श्री राम चौलिया ने। 9 यार्ड सारीज को लिखा है प्रशांति राम ने। विटनेस को लिखा है साक्षी मलिक ने। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट करें। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड को लिखा है M.K. रंजीत सिंह ने और खाकी में स्थित प्रग को लिखा है अनिल रतूड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में किस देश की जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है? आंसर हो जाएगा जापान। तो दोस्तों, जापान में लगातार 9वें वर्ष जन्म दर में गिरावट आई है। 2024 में ऐतिहासिक रूप से गिरावट आई है। 2024 में जापान में 7,20,988 बच्चे पैदा हुए हैं जिसमें से विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। और वहीं 2023 में 7,58,631 बच्चों का जन्म हुआ था, यानी कि 2023 के मुकाबले में 2024 में 5% की कमी आई है जो कि एक ऐतिहासिक गिरावट है। तो 1899 से इस डेटा पर नजर रखी जा रही है कि कितनी जन्म दर हो रही है। तब से लेकर अब तक यानी 2024 में सबसे अधिक गिरावट हुई है 2024 में, यानी 5% की गिरावट हुई है। जापान की बात करें तो टोक्यो इसकी कैपिटल है। करेंसी है जापानी एन। प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है होन्शु और ओकिनावा जापान का सबसे छोटा द्वीप है। इस बात को भी आप नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 अप्रैल को ओडिशा या उत्कल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ओडिशा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। तो इसी को याद करने के लिए उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि ओडिशा को उत्कल भी बोला जाता है। इस बात को भी नोट कर लें। तो ओडिशा पहले बिहार और उड़ीसा प्रांत का पार्ट हुआ करता था। 1936 में से एक अलग राज्य के रूप में मान्यता मिली थी अंग्रेजों के समय। दोस्तों, ओडिशा की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर है। सीएम है मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। ओडिशा की लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। चिल्का झील भी ओडिशा में ही स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडीकर ऑफिशियल। तो यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। हाल ही में किसने कैफीन को हानिकारक घोषित किया है? यूरोपीय यूनियन। चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? इब्राहिम जादरान। और शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान। मून मिशन IM-2 को किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। फ्रेडरिक मर्ज किस देश के चांसलर बने हैं? जर्मनी। स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? चांदीपुर, ओडिशा। किस राज्य कैंसर प्रदेश की पुलिस ने ईमेल के जरिए EFIR दर्ज की है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा पेश किया है? UAE। पिंक लेडीज कप 2025 में भारतीय महिला फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है? तीसरी। और किस राज्य के सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ना अनिवार्य हुआ है? पंजाब। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? बेत द्वारका में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम सोलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे।
तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है बुध, सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है नेपच्यून, पृथ्वी के निकटतम ग्रह है शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, सबसे चमकीला तारा है डॉग स्टार, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड प्रणाली, और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डेमोस, और पृथ्वी तक पहुंचने के लिए प्रकाश द्वारा लिया गया समय कितना है? 8 मिनट 18 सेकेंड। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। एक पार्स में 3.6 प्रकाश वर्ष होते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी को मापने की इकाई है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। जीवाश्म ग्रह है चंद्रमा, सबसे तेज गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है बुध, और सबसे धीमी गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है वरुण। दोस्तों, अब हम फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। भारत सरकार ने कितने वर्ष के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है? 7। जापान अकादमी फिल्म अवार्ड के लिए भारत की कौन सी फिल्म नॉमिनेट हुई है? लापता लेडीज। कौन सा देश अवैध प्रवासियों को ग्वांतनामो जेल भेजेगा? अमेरिका। सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश। 10वें भारतीय विज्ञान विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? पणजी, गोवा। और भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? मस्कट। हाल ही में कौन सा देश यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है? इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल। ग्रेग वेल किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे जिनका निधन हो गया है? यूएसए। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? सूरत। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जन्मजात नागरिकता को हाल ही में किस देश ने समाप्त किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अमेरिका बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किससे दिया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर 1800 करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर जो ई बुक हैं, ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगे, ई बुक वाले सेक्शन पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यानी ऐप से ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास मिल जाएगा ऐप पर, जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ, और ये सारे कोर्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी कोर्स आपके लिए उपलब्ध हैं ऐप पर। पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो ये सभी कोर्स मिल जाएंगे, इनको भी प्राप्त कर सकते हैं ऐप से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर जाकर के आप इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं।